हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। तो ये है मेरा पार्ट 2 0 से 6 मंथ मेरा एक्सपीरियंस वियोम के साथ कैसा था। तो इसमें भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने क्लस्टर फीडिंग और बाथ एंड मालिश से रिलेटेड मैंने कवर किया था। इस वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पूजा कहानी नहीं। आई थिंक क्लस्टर फीडिंग ही वो टाइम होता है जब माओ को ऐसा फील होता है कि शायद मेरा दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसका पेट नहीं भर रहा है, और उसी टाइम पे हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमें ऊपर का दूध देना है अपने बच्चे को या फॉर्मूला मिल्क देना है। तो इससे पहले कि आप फॉर्मूला मिल्क दो, आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लो कि क्या ऐसा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरी मिडवाइफ ने यही कहा था कि यही वो टाइम होता है जब माओ को लगता है कि हमें ऊपर का मिल्क देना चाहिए। और फैमिली मेम्बर्स भी यही बोलते हैं कि क्यों बच्चा बार बार रो रहा है, क्यों बच्चा बार बार दूध के लिए मांग रहा है, लग रहा है उसका पेट नहीं भर रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। क्लस्टर फीडिंग बच्चे का एक फेज़ होता है, ग्रोथ फेज़, तो हमें वो चीज़ समझनी चाहिए। और मदर मिल्क ही बच्चे के लिए बेस्ट होता है। और बच्चा जितने बार फीड लेगा आपका उतना दूध बनेगा, आपका बॉडी उतना दूध बनाएगा। बस आप ध्यान रखें कि आप अच्छे से पानी पिए और अच्छे से अपना न्यूट्रिशन ले। एक होता है, एक हमको बताया जाता है मेथी, जीरा और सौंफ का पानी जो पीता है वो भी मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो वो भी हमें लेना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। ये सब चीज़ें कुछ हैं बातें जो हमें मतलब मुझे तो नई चीज़ सीखने मिली थी क्लस्टर फीडिंग, तो मैंने सोचा वो भी मुझे बताना चाहिए। ओके, तो अभी आते हैं कि मिडवाइफ ने मुझे क्या कहा था कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है अपने 0 से 6 मंथ बेबी के साथ और कब आपको इमरजेंसी में आना है। तो मुझे 3-4 चीज़ें उसने बताई कि अगर आपका बच्चा 6 से 7 बार सूसू कर रहा है वो नॉर्मल है। अगर उससे कम बार कर रहा है तो मे बी उसको डिहाइड्रेशन हो गया, वो फीड अच्छे से नहीं ले रहा है। और हर 2-2 घंटे में बच्चे को फीड करवाना है। और अगर बच्चा बहुत सुस्त है, एक्टिव नहीं है, आपको लग रहा है कि डेली से आज मेरा बच्चा थोड़ा सुस्त लग रहा है, तो भी उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, आपको उस टाइम पे भी बच्चे पे ध्यान रखना है और इमरजेंसी में आना है। और अगर आपका बच्चा बहुत रो रहा है, आप सब कुछ करके देख लिए फिर भी आपको इमरजेंसी में आना है। और अगर आपका बच्चा येलो पड़ गया है, पेल हो गया है, येलोइश दिख रहा है आपको, तो भी इमरजेंसी में जाना है। और अगर बच्चे का लिप का कलर ब्लूइश हो रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है बच्चा, तो भी आपको इमरजेंसी में जाना है। तो ये सब कुछ बातों का हम बच्चे को लेकर बहुत ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं डार्क रूम में बच्चों को क्यों सुलाना चाहिए, छोटे बच्चे को डार्क रूम में क्यों सुलाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब हम वियोम को घर लेकर आए थे तो हम उसको डार्क में नहीं सुलाते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मे बी वो डर जाएगा। सब कहते हैं ना कि बच्चा डर जाता है, तो मुझे भी लगता था कि वो डार्क रूम में डर जाएगा। तो मैं भी नाइट लाइट जलाकर उसको सुलाती थी, जिसकी वजह से उसका नींद बहुत डिस्टर्ब होता था, वो रात में बहुत उठता था। और सब बोलते थे कि बच्चा तो रात में उठता ही है, तो हम लोग को भी लगता था कि हाँ बच्चा है, रात में उठता ही है, नॉर्मल है। तो फिर मिडवाइफ एक दिन हम लोग को ऐसे रूटीन चेकअप के लिए जो मिडवाइफ आते हैं वो आई, वो हम लोग से पूछी कि इसका स्लीप कैसा है रात में। तो हमने कहा कि नहीं वैसा ही है, उठता है। तो फिर उसने कहा कि आप कैसे सुलाते हैं, तो हमने कुछ बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो फिर उसने कहा कि आप ट्राई करो कि बच्चे के आँख में डायरेक्ट लाइट ना पड़े और कम लाइट में, डीम लाइट में आप सुलाओ। अगर आप नाइट लाइट भी जला रहे हो तो वो बहुत डीम होना चाहिए, वो बच्चे के आँख में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना तो उसे बहुत कम लाइट दिखता है, वो मोस्टली अंधेरे में ही रहता है। तो उसने बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई कि ट्राई करके देखो कि बच्चे को अंधेरे में सुलाओ, क्योंकि बच्चा जब अंधेरे में सोता है तो उसे दिन और रात का डिफरेंस पता चलता है। अगर आप बच्चे को अंधेरे में सुलाओगे तो बच्चे को पता रहेगा कि अब रात हो रहा है, मुझे सोना है। तो एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो बच्चे के बॉडी में रिलीज होता है, जो कि एक स्लीप हार्मोन होता है। और वो बच्चे के ब्रेन को मैसेज देता है, जो हमारे भी बॉडी में होता है, वो बच्चे के ब्रेन को मैसेज देता है कि वो अब तुमको सोना है। तो बच्चा वो सीखता है, धीरे धीरे अपना स्लीप साइकिल बेटर करता है। इस वजह से हमें बच्चे को अंधेरे में सुलाना चाहिए।
और जैसे ही डे होता है, मॉर्निंग होता है, तो उसको पता चलता है कि हाँ मुझे उठना है, तो उसे डे और नाइट का डिफरेंस भी पता चल जाता है। और रात में अगर आप अंधेरे कम लाइट में आप सुलाओगे बच्चे को, तो उसका विजन भी डेवलप अच्छा होता है। और अगर रूम थोड़ा डार्क है, शांत है, तो वो पीसफुली सो पाता है, और उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा जितना सोता है और जितना अच्छा नींद लेता है उसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमने उनसे एक और क्वेश्चन किया था कि क्या हमको बच्चे को डायपर पहना के हम दिन भर रखें या नहीं रखें। तो उसने एक बहुत सिंपल चीज़ हमें कही कि देखो, अगर बच्चा डायपर में नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में 21 घंटे से सोता ही है, दिन भर वो सोता ही है, क्योंकि सोना ही उनके ग्रोथ के लिए बेटर होता है। तो अगर बच्चा सो रहा है और वो अगर सुसु कर दिया, तो वो गीला हो जाएगा, वो एरिया गीला हो जाएगा, तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा और वो उठ जाएगा, उसका नींद डिस्टर्ब होगा। इस वजह से अगर आप डायपर में रखोगे तो वो कुछ गलत नहीं है, बट हाँ, हर टाइम डायपर में भी नहीं रखना चाहिए, खुला हुआ भी रखना चाहिए बेबी को। बट अगर बच्चा सो रहा है तो आप ट्राई करो कि बच्चे को डायपर पहना के रखो, ताकि उसका नींद डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि बच्चा जब डीप स्लीप में होता है तो उसका ग्रोथ हो रहा होता है। तो अभी बात करते हैं ह्यूमिडिफायर पे। तो वियोम जब हुआ था ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा विंटर जैसा था, ठंड का टाइम था, मतलब ऑलमोस्ट ठंड था थोड़ा बहुत, यहाँ पे सितंबर का टाइम था। और उस टाइम पे ना इसको गले में भी खसखस हो जाता था, हमें भी हो जाता था सुबह सुबह के टाइम। तो फिर मिडवाइफ ने हम लोग को सजेस्ट किया कि आप ह्यूमिडिफायर रखो रूम में। तो हम ह्यूमिडिफायर लिए और हम उसको यूज़ किए, और सच में वो बहुत काम किया। इवन आज तक हम ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं, जो हमें बहुत 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 काम करता है। नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनका ईज़िली नोज़ ड्राई हो जाता है, स्किन भी ड्राई हो जाता है विंटर्स में स्पेशली। तो अभी इंडिया में भी विंटर आ रहा है, तो आप लोग को भी जिसके न्यूबॉर्न बेबी है या होने वाला है, उनको ह्यूमिडिफायर रखना चाहिए। वो बेबी के स्किन को और नोज़ को ड्राई नहीं होने देता। तो अभी बात करते हैं मुंडन। बच्चे तो हमने अभी तक वियोम का मुंडन नहीं करवाया है, क्योंकि हम सही टाइम का वेट कर रहे हैं। जो हमें डॉक्टर ने कहा कि आपको मुंडन एक से, जब वही जो सॉफ्ट पार्ट होता है बच्चे का, वो जब भर जाए आपको तब करवाना चाहिए। जब बच्चे का स्कैल्प स्ट्रॉन्ग हो जाए तब मुंडन करवाना बच्चे के लिए सेफ़ होता है, क्योंकि अगर मुंडन करवाते टाइम बच्चे को इंजरी हो गया, लग गया कहीं पे सर पे या सॉफ्ट पार्ट पे कहीं भी बाई चांस लग जाता है, तो वो बच्चे को रिस्क हो जाता है, इन्फेक्शन होने का रिस्क हो जाता है। इस वजह से हमें मुंडन करवाने के लिए सही टाइम का वेट करना चाहिए। तो अभी बात करते हैं, जब हमने वियोम को सेकेंड मंथ में चेकअप के लिए लेकर गए थे, तो मिडवाइफ ने क्या चेक किया था। तो बच्चे का विजन, जैसे स्टार्टिंग में जब बेबी होते हैं तो उनका विजन बहुत ब्लरी होता है, वो इतने मीटर पे देख पाते हैं, तो धीरे धीरे उनका विजन डेवलप होता है। तो जब हम लोग मिडवाइफ के पास लेके गए, तो वो एक पेन ली और वो पेन को ऐसे ऑब्जेक्ट को मूव की, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव की और वो उस ऑब्जेक्ट को फॉलो किया। मतलब वियोम उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट को फॉलो किया, तो वो बोली कि ये है ग्रीन फ्लैग, और वो स्माइल कर रहा है। सेकेंड मंथ तक बेबीज़ को स्माइल करना चाहिए, वो आपके साउंड को रिस्पॉन्स करेगा, वो भी कुछ आवाज़ें निकालेगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अपने बच्चे से इंटरेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए। तो ये सब कुछ ग्रीन फ्लैग था सेकेंड मंथ तक के बेबी के लिए। और वो वियोम को मिरर के सामने लेटा दी मिरर देखने के लिए, क्योंकि मिरर देखने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो अपने आप को देखते हैं, वो स्माइल पास करते हैं, अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। बहुत फ़ायदा होता है मिरर देखने से बच्चे लोग के लिए। तो इसमें भी एक मिथ है कि बच्चे को मिरर नहीं दिखाना चाहिए, बच्चे का लेट से दांत आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चे लोग को मिरर दिखाना चाहिए। 0 से 6 मंथ के बेबीज़ को मिरर दिखाने से उनका ब्रेन डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और हमने वियोम को बहुत मिरर दिखाया, बहुत मिरर दिखाते। हाँ, हमें जब भी टाइम मिलता था हम उसको मिरर के सामने दिखाते थे, और वो मिरर को देख के रिएक्ट करता था, स्माइल करता था, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था। टीथ का जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ विटामिन डी, उसके बोन्स, कैल्शियम पे डिपेंड करता है।
इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप मिरर दिखाओ, ये बिल्कुल भी मिथ है जो मुझे मिडवाइफ ने कहा था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डिलीवरी के बाद बहुत लोग बोलते हैं कि माँ लोग को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, या फिर ये नहीं पीना चाहिए। तो मैं ऐसा बोलती हूँ, मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स बोलते हैं हर चीज़ खाना चाहिए और अपना हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जितना अच्छा हाइड्रेशन रखोगे उतना अच्छा आपका मिल्क सप्लाई होता है। प्लीज़ अपने डॉक्टर का सुने और अपने बॉडी का सुने। अगर आपको डॉक्टर बोला है कि आप हर चीज़ खा सकते हो, मतलब आप बिल्कुल भी हर चीज़ खा सकते हो, बट अगर आपके डॉक्टर बोले हैं कि हाँ आप ये चीज़ अवॉइड करो, तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। तो आपके डॉक्टर जो बोले आपको वो करना चाहिए, क्योंकि आपके ही मिल्क से बच्चा का भी ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए अपना न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें उस टाइम पे। तो अभी बात करते हैं विटामिन डी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए। आपको विटामिन डी स्टार्टिंग से देना चाहिए। जो एक हम लोग को यहाँ पे एक ड्रॉप दिया जाता है, एक ड्रॉप होता है, इंडिया में भी ड्रॉप आता है, वो हमें बच्चे को देना चाहिए हर रोज़ बिना भूले। अगर हम मतलब विटामिन डी को आप ऐसी जगह रख दो कि जहाँ आपका रोज़ ध्यान चला जाए और आप वो बच्चे को दे दो, क्योंकि मैं बहुत टाइम भूल जाती थी विटामिन डी, बट अभी मैं ऐसी जगह रखती हूँ कि मुझे हमेशा याद रहता है कि मुझे हर रोज़ उसको विटामिन डी देना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के बोन हेल्थ के लिए, बच्चे के टीथिंग के लिए। विटामिन डी से रिलेटेड जो धूप दिखाने का होता है, तो मुझे मिडवाइफ ने बोला था कि अगर आपको धूप दिखाना है अपने बच्चे को, तो सुबह के टाइम 7 बजे से 9 बजे के बीच आपको धूप दिखाना है। अगर समर का टाइम है तो आप 5 से 10 मिनट बच्चे को धूप में रखो, बट कभी भी बच्चे को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट उनकी स्किन पे पड़ेगा तो वो रैशेस हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, ओवरहीट हो सकता है उनका बॉडी, जिससे उनका बॉडी डिहाइड्रेट हो सकता है। तो आपको कभी भी डायरेक्ट सन के नीचे बच्चे को नहीं रखना है, शेड्स में रखना है। और अगर विंटर का टाइम है तो उसमें भी बेस्ट टाइम होता है 10 से 15 मिनट आप बच्चे को धूप में रख सकते हो, और भी सुबह के टाइम ही रखना होता है। और दिन का कभी भी धूप बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम यूवी ज़्यादा होता है, उससे बच्चे का स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अभी बात करते हैं किस। और जैसे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, राइट? तो हम भी जब क्यूट बच्चे देखते हैं तो हमें बहुत प्यार आता है, तो ऐसा मन करता है उसको एक किस कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें मिडवाइफ ने यही मना किया था कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी किस नहीं करोगे, स्पेशली ईयर्स पे और लिप पे तो किस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि ये दोनों जगह है जहाँ से इन्फेक्शन ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है बच्चे के अंदर तुरंत। तो बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, बच्चे का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, इस वजह से हम लोग को बच्चे को किस नहीं करना चाहिए। उससे रिस्क हो सकता है बच्चे को, इवन लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क भी हो सकता है। अगर किसी को माउथ इन्फेक्शन है या किसी को कोल्ड एंड कफ है और वो अगर बच्चे को किस कर लिया तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। हमारा बच्चा है, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर का, या कहीं भी हम जा रहे हैं, इवन हम ही क्यों नहीं, हमें भी किसी के बच्चे को भी किस नहीं करना चाहिए। और इवन मम्मी और पापा को भी किस करना अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट 0 से 6 मंथ बेबी तक को तो बिल्कुल भी अवॉइड करो किस करने के लिए, क्योंकि अगर बच्चा परेशान होगा, अगर बच्चे को कुछ भी हो गया तो हम ही सफ़र करेंगे, हमारा बच्चा ही सफ़र करेगा। तो अगर कोई किस भी कर रहा है तो एज अ पेरेंट्स हम लोग को मना करना चाहिए, या हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी मना करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो है शेक करना। तो अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि छोटे से बच्चे को लोग ऐसे बहुत तेज़ शेक करते हैं, उछालते हैं खिलाने के लिए, कि उनको अच्छा फील होगा, बच्चा हंसेगा, बच्चा एंजॉय करेगा ये चीज़। बट शायद उनकी भी कोई गलती नहीं है इसमें, बट ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बच्चे को शेक नहीं करना चाहिए, बच्चे को जेंटली मूव करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन अंदर का पार्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप बच्चे को ज़ोर से शेक करोगे तो वो अंदर का पार्ट हिलता है, जिसके वजह से बच्चे को इंजरी होने का चांसेस होता है, और वो भी बच्चे के लिए बहुत डेंजरस होता है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो हमें बच्चे को ना उछालना चाहिए, ना शेक करना चाहिए। हमें बहुत आराम से उनको लेना चाहिए, और उनका गर्दन भी अभी
वो संभालना सीख रहे हैं तो नेक इंजरी भी बच्चे को हो सकता है, इसलिए हमें ये सब चीज़ शेक नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ भी मुझे मिडवाइफ ने ही समझाया था। और एक और चीज़ है लाउड नॉइज़ पे, तो जैसे कहीं डीजे बज रहा है या बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ है तो वहाँ भी बच्चे लोग को नहीं लेके जाना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि उससे भी बच्चे का ईयर डैमेज हो सकता है और उनका स्लीप भी बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। इस वजह से हम लोग को ज़्यादा नॉइस में भी बच्चे को नहीं लेके जाना। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा नोज़ एंड ईयर्स में जो ऑयल मतलब नाक और कान में जब बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो कुछ लोग बच्चे के नाक और कान में ऑयल डालते हैं। हमें भी ऐसा बोला गया था कि बच्चे के नाक में या कान में ऑयल डाल दो तो वो बच्चे को ठंड नहीं लगेगा, बच्चे का कोल्ड नाक जो जाम है वो खुल जाएगा। तो ये सुन के तो मुझे मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कैसे मुझे रिएक्ट करना चाहिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि एक छोटे से बच्चे को मतलब लोग कान और नाक में सरसों का तेल डाल देते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो बच्चे के लिए और रिस्क पैदा कर सकता है, और इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को, और ब्लॉकेज हो सकता है। और हमें ये इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा, हमें यही लगेगा कि मे बी कोल्ड एंड कफ की वजह से मेरा बच्चा और बीमार हो रहा है या उसका और ब्लॉकेज बढ़ रहा है, और हम वो चीज़ रिपीट करते जाते हैं। उसके कान और नाक में रोज़ तेल डालते रहते हैं कि कहीं उसको ठंड ना लग, फिर उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाता है और फिर हम उसे नेबुलाइज़र देना पड़ता है सांस लेने के लिए। बट हम ये सोचते ही नहीं है कि मे बी नाक और कान में तेल डालने की वजह से ऐसा हो रहा है। बट एक्चुअल में मैं ऐसा केस देखी और फिर उसने डॉक्टर से कहा कि मैं बच्चे के कान और नाक में डेली तेल डाल रही थी, और डॉक्टर भी ये रियलाइज़ भी नहीं कर पाए कि हाँ ऐसा कुछ था। फिर उन्होंने जब सुना तो उनका रिएक्शन था कि ओ माय गॉड, क्योंकि बच्चे के नाक और कान में आप तेल डाल रहे हो और आप सोच रहे हो नहीं उस वजह से नहीं, कोल्ड एंड कफ की वजह से मैं बार बार उसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ और ये बीमार रह रहा है। तो प्लीज़ ये मत करो, ये बच्चे के लिए बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो और ब्लॉकेज को बढ़ा सकता है। और अगर बच्चा का नाक ब्लॉक है, जैसे कि वियोम को भी कोल्ड एंड कफ हो गया था, तो हम लोग एक सलाइन वाटर डालते थे जो हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था हमें। तो अगर बच्चे को कोल्ड एंड कफ या फीवर कुछ भी होता है, आप अपने डॉक्टर को दिखाओ, ना कि कोई तेल या कुछ भी आप करो। आप पहले अपने डॉक्टर से पूछ लो, वो बहुत अच्छा सजेशन दे सकते हैं आपको। अब बात करेंगे काजल। तो मैं भी नज़र पे बहुत मानती हूँ और काजल लगाने से बच्चे बहुत क्यूट दिखते हैं, बट काजल नहीं लगाना चाहिए बच्चे के आँख में, स्पेशली क्योंकि बच्चों का आँख बहुत सेंसिटिव होता है। और काजल लगाना है, आप सर पे लगाओ, यहाँ लगाओ, कान के पीछे, हाथ के पीछे, पैर के नीचे, कहीं भी आप काजल लगा सकते हो, बट आँख में अवॉइड करना चाहिए हमें काजल लगाना, क्योंकि उसमें बहुत हार्श केमिकल होता है, चाहे आप उसको घर में बनाओ या चाहे वो आप बाहर से लेकर आओ। तो डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें काजल बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है पार्ट 1 या पार्ट 2 से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बताना, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूँगी या मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने का ट्राई करूँगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो चीज़ मुझे याद है मैं हर चीज़ कवर कर पाऊँ, बट कुछ चीज़ें जो मैं भूल गई हूँ या अपने तरीके से बट मैंने अपने तरीके से कोशिश किया है कि मैं हर एक चीज़ को सिंपल शब्दों में आपको समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।